इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंतादिमान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप जिस्मृत में जले सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले कन्नड़ के मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी राष्ट्र संत आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनि राज की, पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री संधान सागर जी मुनि महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज पूरे देश के लोगों में उत्साह और उमंग है। हर कोई जोश और जुनून के साथ जश्न मना रहा है। आज के दिन गणतंत्र प्रणाली प्रारंभ हुई और एक संविधान की रचना हुई। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। उस भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लिखा गया। कहते हैं आज से वह नया संविधान चालू हुआ, लेकिन उस संविधान के अंदर कुछ संधान छिपा हुआ है। उसको पहचानने की आवश्यकता है। आपको उसको उद्घाटित करना है। दौड़ तो रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, इस बात को पहचानने की आवश्यकता है। और मैं उस संविधान की बात नहीं करने बैठा अभी, मैं तो आज उस बलिदान की बात करने बैठा हूं, जिस बलिदान के सहारे हम आज आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। आज आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनके बलिदान को याद करने का अवसर है। आजादी के इन 75 वर्षों में हमने उनके बलिदान को कितना याद किया और हम किस मार्ग में बढ़े। मानता हूं पहले आना, 2 आना, 4 आना चलते थे, आज हजारों के नोट चलने लगे, हजारों के नोट छपने लगे। पहले आना के पहले पाई, हाँ समझ में आ रहा है। माना कि पहले बैलगाड़ी में चलते थे, आज हवाई जहाज में उड़ने लगे। आज हवाई जहाज में उड़ने लगे। माना कि पहले पोस्ट कार्ड लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, 15 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे वाला। आज मोबाइल का जमाना आ गया। लेकिन इन विकास के युग में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम विनाश की ओर जा रहे हो। तभी तो हमारे सुख शांति अमन चैन में पहले जितनी सुख शांति अमन चैन था, पहले जितनी माताएं बहनें सेफ थी, क्या आज उतनी है? बोलो।
आज भाई भाई की नजरों में गिरा हुआ है, पति पत्नी की नजरों में आपस में फेर हो गया है, पिता को पुत्र पर विश्वास नहीं रहा, पुत्र को पिता पर विश्वास नहीं रहा, यहां तक कि बाप और बेटी में भी रिश्तों में पता ही नहीं चल रहा है। ये क्या हुआ? क्या इसी भारत की कल्पना की थी हमारे उन बलिदानों ने, जिन्होंने बलिदान किया था? सुखदेव, याद करो, भगत सिंह, राजगुरु स्वर्ग में हैं तो क्या सोच रहे होंगे? इतना तो देखो। कहते हैं कि उन्होंने कहा, स्वर्ग में एक कहीं पर आर्टिकल पढ़ा था, एक मैगजीन आती उसमें, कि स्वर्ग में भगत सिंह सुखदेव से बोल रहे हैं कि भारत में ये क्या हो रहा है, कुछ लोग नोटों के खातिर मर गए, कुछ लोग नोटों के खातिर मर गए, कुछ लोग वोटों के खातिर मर गए। अरे हम भी कैसे हैं कि कैसे भारतवासियों के लिए मर गए? बोलो। इस प्रकार की हो रही है क्योंकि वो जब बलिदान उन्होंने दिया उस समय उन्होंने जुनून था, जोश था, एक अलग उमंग उत्साह था उनमें, और वह कहते थे कि मरकर भी, वो इतनी यातना देते थे अंग्रेज लोग उनको, मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी। क्या कह रहे हैं? मरकर भी, भगत सिंह कह रहा है अंग्रेजों से, मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू निकलेगी, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू निकलेगी। भले ही तू इस देह को मार सकता है लेकिन आत्मा तो अजर अमर है। ये बिल्कुल उनको दृढ़ विश्वास रहता था, अपने स्वाभिमान को जागृत रखकर करते थे। उन्होंने फांसी का फंदा, कितनी सुंदर बात एक कवि ने लिखी कि उनके लिए फांसी का फंदा किसी फूलों से कम नहीं था, फांसी का फंदा किसी फूलों से कम नहीं था। वे भी डूब सकते थे किसी के इश्क में। आज पूरी पब्लिक जनता पढ़ रहे हैं ना, को एजुकेशन में क्या हो रहा है, एक दूसरे के गले के अंदर हाथ डाल के चल रहे हैं, उनको भारत से कोई मतलब ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो वे भी डूब सकते थे किसी के इश्क में। 23 साल की, 21 साल की, 22 साल की उम्र में जो फांसी पर लटक रहा है, वो अंग्रेज जो है ना, फांसी के ऊपर जैसे ही चढ़ाया, जेलर, वार्डन, जेल का जो वार्डन था, फूट फूट कर रोने लगा कि मैंने क्या कर दिया, कि आज तक मैंने इतनी फांसियां दी लेकिन भगत सिंह और सुखदेव और इनके जैसी फांसी आज तक मैं नहीं दे पाया। आज इनके आगे और मैंने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। समझ में आ रहा है? ये था इतिहास। तो किसी ने कहा कि फांसी का फंदा किसी फूलों से कम नहीं था, वे भी डूब सकते थे किसी के इश्क में, पर वतन उनके लिए किसी मसूद से कम नहीं था, किसी मसरूद से कम नहीं था, क्योंकि वतन हमारे लिए पहले आगे है। हमें किसी से मतलब नहीं, किसी से नहीं, माता पिता सबको छोड़ दिया उन्होंने, और केवल इनकलाब जिंदाबाद कर चले हम फिदा, जावे वतन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यही कहते थे वो कि हमें तू मार सकता है, मार दे, लेकिन हमारे बाद में आने वाली पीढ़ी भी तो है, लाइन लगी हुई है, कितनों को मारेगा? मार ही नहीं सकता, क्योंकि हमने वो मसाल जला दी जिस मसाल के सहारे अब तो भारत में उजाला ही उजाला होना है, कहीं पर अंधेरा रहेगा ही नहीं। आजादी का उजाला सब तरफ अब तो फैलना है, ऐसा उनके भाव रहते थे। आज गणतंत्र दिवस यह
या लोकतंत्र जिसको कहते हैं हमारा, वह यह गणतंत्र कैसा हो, हम इस पर थोड़ा विचार करें कि हमारा यह गणतंत्र कैसा हो, क्योंकि गणतंत्र ऐसा हो जो परतंत्र चेतना को स्वतंत्र बना सके। आज भारत भले ही स्वाधीन है लेकिन चेतना पराधीन हो चुकी है। भारत स्वाधीन है लेकिन चेतना पराधीन हो चुकी। हर व्यक्ति के जो अंदर में मनोभाव है वो पूरे बदल चुके। उनको वापस उन भावों को बदलने की जरूरत है, और भाव तभी बदलेंगे जब हम कुछ और भी बदलेंगे। और वो बदलने के लिए आप लोगों को यहाँ पर आज बता रहा हूँ कि गणतंत्र हमारा कैसा होना चाहिए। कि सबसे पहले गणतंत्र हमारा हो, भारत का रोल मॉडल बनाया जाए। क्या बोला? भारत का रोल मॉडल बनाया जाए। हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर देख रहे हैं, हम पश्चिमी देशों की ओर देख रहे हैं। अरे उस पश्चिमी देशों की ओर मत देखो जहां परमाणु को महत्व दिया जाता है, हमारे यहां परमात्मा को महत्व दिया जाता है। पश्चिम में पदार्थ को देखा जाता है, हमारे यहां परमार्थ को देखा जाता है। पश्चिम में अर्थ की ओर देखा जाता है, हमारे यहाँ पर तत्वार्थ की ओर देखा जाता है। और जहाँ पर नर से नारायण बनने की एक शिक्षा दी जाती है, ये भारत की वसुंधरा पर ही है, विदेश की वसुंधरा पर नहीं है। ध्यान रखना, मैं तो हमेशा कहता हूं, जब जब सूरज पश्चिम में गया है तो डूबा है। जब जब सूरज पश्चिम में गया है तो डूबा है। आप भी पश्चिम में जाके देख लेना क्या हालत होगी। पूरब के देशवासियों, पूरब में रहने वालों, आप लोग पश्चिम की तरफ मत जाओ। यदि पश्चिमी सभ्यता को यदि अपनाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक आप अपनी दिनचर्या में केवल पाश्चात्य संस्कृति का ही बोलाबाला हो चुका है। आप अपने भारत का रोल मॉडल बनाएं, लेकिन क्या करें? जहां इतिहास में कालिदास, माघ जैसे ऋषि मुनियों को पढ़ाया जाना चाहिए था, वहां शेक्सपियर की कहानियां पढ़ाई जाती है। शेक्सपियर की कहानी पढ़ने वाला क्या भारत के इतिहास को जान पाएगा? वो क्या कर पाएगा? भारत के इतिहास से जानने के लिए भारत के महापुरुषों के बारे में जानो, जो किस प्रकार से अपना बलिदान दे चुके हैं। तब अपन भारत के वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे। केवल मात्र भारत माता की जय बोलने से कुछ नहीं होगा कि हमने भारत माता की, हम देख रहे हैं आप कितनी, आज पहले बार महावीर भवन में यहाँ पर तिरंगे का बोलबाला हुआ है और तिरंगा फहराया है। अध्यक्ष जी, मंत्री जी भी अभी कह रहे थे ये होना चाहिए, क्यों नहीं? ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा भारत माता की जय नहीं बोलो, लेकिन भारत माता की जय के साथ में उस माँ के ऊपर आपका कितना कर्ज है ये भी तो देख लो। क्या उसको चुका पाएंगे हम? भारत माता इतना कितना भार वहन करेगी हमारा, ये बताओ। माँ के ऊपर कितना भार ला दोगे, ये तो आप देखो। इसलिए पहला मैंने बोला, भारत को भारत का रोल मॉडल बनाएं, किसी दूसरे की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। हमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। दूसरे की तरफ मत देखो, अपने अंदर में वो कुवत है। हम क्या मैंने बोला था ना अभी आदित्य को, किसी से कम नहीं है हम, ये दुनिया को बताएंगे। किसी से कम नहीं है हम, ये दुनिया को बताएंगे। ये दुनिया को बताना है कि किसी से कम नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे, नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने 26 जनवरी के दिन ही कहा था, जब वो राष्ट्रपति थे, कि अब भारत को
विकसित मान लेना चाहिए। अब भारत को विकसित मान लेना चाहिए। कब तक अपने आप को विकासशील देशों की श्रेणी में रखोगे? कब तक अपने आप को विकासशील देशों की श्रेणी में रखेंगे? क्या हम विकासशील ही हैं क्या? बोलो। जो सबको शिक्षा दे रहे हैं, जहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय थे, जहाँ लाइन लगकर नंबर आता था विदेशियों का भी, समझ आ रहा है, वो आज वहाँ बाहर पढ़ने जा रहे हैं। कहाँ ऐसा हो गया? ये क्यों हो रहा है? इसको देखना तो हमें पड़ेगा। दूसरा देता हूँ, पहला बताया भारत को भारत का रोल मॉडल बनाए। दूसरा है सांस्कृतिक चेतना जगाएं। अपनी सांस्कृतिक चेतना को जगाने की बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को वास्तविक पहचाना ही नहीं है। हम अंग्रेजी को बोलने में अपना स्टेटस समझते हैं, है ना। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना हमारे लिए, अरे ये तो बहुत स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड नहीं है। भारत की संस्कृति में रहते हो तो आप भारत की मौलिक संस्कृति के अंदर जिए। समझ में आ रहा है? अपनी मातृभाषा से प्यार हो, अपनी शिक्षा मातृभाषा में हो, तभी हम उस सांस्कृतिक चेतना को जगा पाएंगे और अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। सांस्कृतिक चेतना देखो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में ये बता दें, ये इसी धरा पर महावीर स्वामी हुए, इसी धरा पर गौतम बुद्ध हुए, इसी धरा पर महात्मा गांधी जैसे संत हुए, क्योंकि ये भारत की पावन वसुंधरा है। ये सब बाहर नहीं हुए, इसलिए सांस्कृतिक चेतना को जगाने की जरूरत है। यहाँ पर विवेकानंद जैसे महापुरुष हुए। विवेकानंद विश्व धर्म संसद का जो भाषण था उसमें भाषण करने के लिए गए। उनको लेने के लिए जिनकी नियुक्ति की गई थी वो आए, और जैसे ही फ्लाइट से स्वामी विवेकानंद नीचे उतरे तो वहाँ के प्रोटोकॉल के अनुसार जो अतिथियों के स्वागत के हिसाब से पूरी टीम लगी थी, वो विवेकानंद का स्वागत करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही देखा कि ये क्या पहन के आए हैं, तब उन्होंने पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी? हाँ, मैं ही स्वामी। अरे हमने तो सोचा था कोई सुटेड बुटेड कोई पर्सन भारत से आएगा। ये भगवा वस्त्रधारी केसरिया, आप लोग भले ही भजन गाते हो, केसरिया केसरिया आज है हमारो मन केसरिया, तो ऐसे ही वो केसरिया वस्त्र के अंदर में, ये झंडे के अंदर जैसा आपका कलर है, तो विवेकानंद तुरंत उसको हाजिर जवाब देते हैं उन लोगों को, हाँ आपकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में यही मौलिक अंतर है। आपकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में यही मौलिक अंतर है। आपकी संस्कृति कपड़ों पर आधारित रहती है, आपका कल्चर कपड़ों पर आधारित होता है, जिसे कोई दर्जी भी तैयार कर सकता है। अरे हमारा कल्चर हमारे चारित्र पर आधारित होता है, जिसे एक गुरु ही तैयार करता है, जिसे एक गुरु ही तैयार कर सकता है। ये जवाब दिया, टक्के सा जवाब, वो सब के सब शांत हो गए कि वाक्य में, क्योंकि पाँव में छड़ाऊ पहने हुए, आपने विवेकानंद की फोटो देखी कभी? पाँव में लकड़ी की छड़ाऊ है ना, हाथ में इधर झोला और केसरिया परिधान, ये उनकी वेशभूषा थी। इस प्रकार की वेशभूषा पहनने वाले आज कहाँ चले गए? बोलो, कहाँ हमारा भारत खो गया है? अरे पहले धोती पहनते थे, फिर पजामा पर आए, पजामा से फिर पैंट पर आए, पैंट से फिर जींस पर आए, फिर जींस से फटी जींस पर आ गए। भाग्य ही फट गया। क्या यानी ये हो चुका है? ध्यान रखना, ये सब हमारी भारतीय, इसको पहनने में, धोती पहनने में बड़ा जोर आता है आदमी को, लेकिन आज धोती तो एक आदि पहने हुए हमारे हुकुमचंद जी, देखो। हाँ, बाकी इधर ये बैठे हैं भैया सब लोग, वो भी यहीं पहने हुए, बाकी तो वो भी सुटेड बुटेड हो जाते हैं बाद में। नेहरू जी थे, नेहरू जी तो देखो क्या होता है कि आजकल टाई का युग आ गया, टाई पहनने लग गए लोग। ये वेस्टर्न कल्चर है,
गले के अंदर, हमारे तो यहाँ गाय के भी रस्सी नहीं बांधते, आपके यहाँ गले में रस्सी बांध के घूमते हैं भारत में। तो हुआ ऐसा कि नेहरू जी जो थे वो धोती पहनते थे। अब एक अंग्रेज को मजाक सूझी, उनकी कांच थोड़ी सी पीछे से ढीली थी, तो उसको पकड़ के एक अंग्रेज ने पूछा व्हाट इज दिस। अब तुरंत नेहरू जी ने सोचे, और हाँ उनके अंग्रेज के गले में टाई थी, बोले व्हाट इज दिस। उसकी टाई को हिला के बोले व्हाट इज दिस। तो अंग्रेज बोला दिस इज नेक टाई। तो बोले दिस इज बैग टाई। दिस इज नेक टाई, ये तेरे गले की टाई है, तो ये मेरे पीछे की टाई है। समझ में आ रहा है? ये भारत देखो, साड़ी पहनती थी पहले की महिलाएं, साड़ी पहनती थी। ये सब एक षड्यंत्र है। आप समझो तो बात को कि साड़ी को खत्म किया और सलवार सूट पे लेके आ गए। क्यों? साड़ी माँ भी पहन लेती थी, बेटी भी पहन लेती थी, बहू भी पहन लेती थी, सास भी पहन लेती थी, देवरानी भी पहन लेती थी, जिठानी भी पहन लेती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब सूट हो गए सूट, बोलो ना, जिसका है वही पहनेगा। ये क्या है? ये हमारी एक तरह से हमें परतंत्र बनाने की साजिश की गया है। ये जालसाजी है, हमारे साथ ये षड्यंत्र किया गया है, और आप लोग उसमें फंस गए, पूरे चंडुल में आ गए। और वो तो छोड़ो, सूट में भी पहले चलो सूट पहनती थी कोई बात नहीं, सूट के ऊपर एक और रखती थी। समझ आ रहा है? साड़ी पहनती थी तो उसके ऊपर भी एक दुपट्टा, वो दुपट्टा कहाँ गया? बोलो। एक चुनरी, 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 अरे बहन चुनरी। समझ में आ रहा है? ओढ़नी बोलते थे उसको, ओढ़नी। हाँ, अब तो कोई के भी यहां कंधों पर वो चुनरी नजर ही नहीं आती, बिल्कुल पुरुष की तरह चलती हैं। ये कहाँ की संस्कृति है? क्या यही हमारी भारत माता ने देखने के लिए सोचा था? बोलो ना। तो पहली बात, आज भारत को भारत का रोल मॉडल बनाएं। दूसरी बात, सांस्कृतिक चेतना जगाएं। तीसरी बात, स्वदेश पर स्वाभिमान हो। हमें अपनी भाषा पर, हमें अपनी भूषा पर, हमें अपनी भोजन पर गर्व होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये चम्मच कहाँ से आई, कांटे कहाँ से आए? जो मांसाहारी जीव थे ना, लोग थे, वो लोग कांटे से खाते थे। आप लोग क्यों ये चम्मच कांटे की चक्कर में पड़ गए? अरे दाल के अंदर अच्छी बाटी चूरी और फिर खाओ, वो हाथ से खाओगे वो मजा चम्मच से 3 काल में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन सारी विदेश से आ गई। इसी तरह से अपनी भूषा पहना हुआ भूल गए अपन। तो ये सब बदलना होगा, तभी हम भारत के उन मनोभावों को पहचान पाएंगे। समय आप लोगों का हो रहा है, इसलिए इतना ही रखेंगे कि जो भरा नहीं है भावों से, बहुत सुंदर पंक्तियां जब हम दूसरी क्लास में थे तब पढ़ते थे कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं, जिसमें स्वभाषा से प्यार नहीं, जिसमें स्वावलंबन का यानी जुनून नहीं, और जिसमें स्वरोजगार से प्यार नहीं। आज रोजगार पे भी हमारे बुनकरों को बेरोजगार बनाया गया। भारत सबसे ज्यादा कपड़ा निर्यात करने का देश था। बोलो, आज आयात हो रहा है चाइना के ये कपड़े पहने हुए आप लोग। क्यों? और जबकि यहां से मलमल, ढाका की मलमल यहां से बनकर जाती थी, जो एक मैच बोट्स में पूरी साड़ी आ जाती थी। समझ में आ रहा है? इंग्लैंड की रानी यहां से कपड़े मंगाती थी, और आज उधर से आ रहे। तो ये सब हमारा परालंबन की ओर चले गए, पराधीन हम हो गए। स्वावलंबी बने, स्वरोजगार होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी अपने आप को उन्नत कर पाएंगे। अपने आप को उन्नत करें, इसके लिए हमेशा मैं बोलता हूं, आज फिर बता रहा हूं, 5 भय बदलना होगा। बदलना होगा भाषा, बदलने होंगे भूषा, बदलने होगा भोजन, बदलना होगा आपको भेषज यानी औषध, तभी आपके बदलेंगे भाव।
और फिर बदल जाएगा भारत। भारत प्रतिभारत बन जाएगा। यदि इन 5 को बदल दोगे तो आपका भारत पुनः वही भारत हो जाएगा जो हमारा कभी था। इसलिए आचार्य गुरुवर ने कहा कि खेती बाड़ी है, भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। शिक्षा साड़ी है। गुरुदेव ने भाषा बदलने के लिए प्रतिभा स्थली दे दी, भेषज बदलने के लिए पूर्ण आयु दे दिया, और भोजन बदलने के लिए शांति धारा जैसे उपक्रम दे दिए, और भूसा बदलने के लिए हथकरघा जैसे प्रकल्प चला दिए, जिनके माध्यम से हम भारत को वापस सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बना पाएंगे। बनाए। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। भाषा को बचाओगे तो ही भारत पति भारत होगा। रत्नों को बचाओगे तो ही भारत प्रति भारत होगा, और तत्वों को बचाओगे तो ही भारत प्रतिभा रथ होगा। आज इसकी बात सोचा चिंतन था, लेकिन आज यहाँ बैठे और सुबह से सामयिक में कुछ और आया, भारत की बात को छोड़कर पहले कुछ दूसरी बात आपके बीच में रख रहा हूँ। आज देश का संविधान लागू हुआ था, जिसमें देश का विधान लिखा गया था, जिसमें देश के कायदे कानून और सबके अधिकार प्राप्ति का एक महान पर्व है, जिसमें आपके अपने अधिकार आपको मिले, उसकी स्वतंत्रता आपको प्राप्त हो, उसका आज ये महान पर्व और महान दिवस है। उस पर चिंतन था अभी, और आंखें बंद करके वही चिंतन चल रहा था। तो मैंने कहा आज देश को छोड़कर आज तो हम आत्मदेश की बात करते हैं। देश की बात तो बहुत सुन ली आपने, आत्मदेश की बात आज सुनाने जा रहा हूँ मैं आपको। कुछ अलग बात आज आपसे करने जा रहा हूँ कि देश का संविधान तो लिखा जा चुका है, और उस संविधान से हमारे जीवन का विधि विधान नहीं बदलने वाला है। हमारे जीवन का विधि विधान उस संविधान को न सुनने से, न पढ़ने से, और न ही उसको मानने से बदलने वाला है। तो हम अपने जीवन का विधि विधान कैसे बदलें, अपने जीवन के विधान को कैसे परिवर्तित करें, तो हमारे जीवन के विधि विधान को कौन बनाएगा, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे जीवन के विधि विधान को कौन बनाएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम सचमुच गणतंत्र दिवस मनाना चाहते हैं तो अपने जीवन का संविधान बनाएं, उस संविधान से अपने जीवन को ऊंचा बनाएं, तो निश्चित तौर से हम बहुत ऊंचे और बहुत अच्छे बन सकते हैं। अपने जीवन में कुछ तो ऐसे कायदे कानून हो जो आपको बांध करके और अपने जीवन को अच्छा बना सके। है कि नहीं ऐसे कुछ कायदे कानून? है कि नहीं आपके जीवन में ऐसी कुछ रेखाएं? आप आज चिंतन में अभी बैठे बैठे यही आया कि आज का दिन वास्तविकता में बहुत अच्छा दिन है। इसलिए नहीं कि आज 26 जनवरी है। आपको बताएं कि आज ज्योतिष के हिसाब से भी पुष्य नक्षत्र है, और कल गुरु पुष्य नक्षत्र था, और गुरु पुष्य आज 10:30-11 बजे तक है। तो उसी पर चिंतन चल रहा था कि हमने अपने जीवन का आपको शेयर कर रहे हैं कि विधि विधान संविधान रचा, संविधान कैसे रचा, किस प्रकार से रचा, वो आपको हम बता रहे हैं कि अपने जीवन का प्रारंभिक अवस्था से एक चार्ट हमने बनाया, एक चार्ट हमने उल्लेखित किया। एक चार्ट कैसे बनाया? क्योंकि बात चल रही संविधान की। संविधान मतलब क्या? कायदे कानून। संविधान मतलब क्या? वो जिनके माध्यम से हम अपना जीवन अच्छा बना सकें, अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। तो वही संविधान की मैं बात कर रहा हूँ कि हमने भी अपने जीवन के कुछ कायदे कानून और लिस्टिंग करी, और लिस्टिंग करने के बाद वो कैसी कायदे कानून की लिस्ट है वो आपको शेयर कर रहा हूँ मैं। सुबह से लेके शाम तक की अपनी जो जीवन की चर्या है, उस जीवनचर्या को सुबह से लेकर शाम तक की उस जीवनचर्या को एक चार्ट के रूप में रूपांतरित किया हमने। चार्ट के रूप में कैसे रूपांतरित किया?
समझना सुनना अच्छी लगे तो आप भी अपने जीवन को फॉलोअप करने का प्रयास करना। कि अब उसको सुबह से लेकर शाम तक हमने प्रयास किया। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले प्रतिक्रमण करते हैं, फिर स्वाध्याय करते हैं, फिर सामायिक करते हैं, फिर स्वयंभू की 24 भगवान की स्तुति करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, आवर्त करते हैं, आचार्य भक्ति करते हैं, देव वंदना करते हैं, स्वाध्याय फिर करते हैं। स्वाध्याय के बाद पुनः कहाँ जाते हैं, आहार के लिए जाते हैं। आहार के बाद फिर सामायिक पे बैठते हैं, फिर दोपहर में स्वाध्याय करते हैं, फिर शाम को प्रतिक्रमण करते हैं, फिर शाम को भक्ति करते हैं, फिर देव वंदना करते हैं, फिर उसके बाद सामायिक करते हैं, फिर रात्रि स्वाध्याय करते हैं और फिर उसके बाद रात्रि विश्राम करते हैं। ये सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या है, जीवनचर्या है। अब इस जीवनचर्या में हमने क्या किया कि हम वो जो जीवनचर्या है वो कितनी अच्छे से पाल रहे हैं, वो जीवनचर्या हम कितने अंदर से पाल रहे हैं, उसको चेक करने के लिए चार्ट बनाया, उसको चेक करने के लिए अपने संविधान को बनाया और उस विधान को इस प्रकार से तैयार किया कि मैं सुबह उठता हूँ, उठने के बाद मैंने प्रतिक्रमण किया। तो प्रतिक्रमण कैसे किया जाता है? प्रतिक्रमण जो एक एक शब्द उसमें लिखे हैं वो शब्द भावपूर्वक हमारे जीवन में उतर रहे हैं कि नहीं। वो जो हमने पढ़ा है, मान लीजिए हाँ दुट्ठ कयम हाँ दुट्ठ चिंतियम, तो वो हमारे अंदर से आ रहा है कि नहीं, भावपूर्वक प्रतिक्रमण किया है कि नहीं। अगर भावपूर्वक प्रतिक्रमण किया है तो 1 नंबर। हाथ जोड़ के किया है कि नहीं, 1 नंबर। और उसमें शब्दों का उच्चारण व्यवस्थित हुआ है कि नहीं, 1 नंबर। और कायोत्सर्ग जब कर रहे हैं तो कायोत्सर्ग कर रहे हैं तो श्वासोश्वास के साथ 25, 54, 108 वो प्रॉपर किया है कि नहीं, 1 नंबर। ऐसे उस प्रतिक्रमण का पूरे 5 नंबर का पेपर दे दिया। ये प्रतिक्रमण हुआ। स्वाध्याय भक्ति करी, उस स्वाध्याय में जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर नमोस्तु बोला है वो नमोस्तु हमने किया कि नहीं, वो जो लाइनें लिखी उसमें हमारा ध्यान गया कि नहीं। हमने जो स्वाध्याय किया है उस स्वाध्याय जो हमने एक लाइन भी पढ़ी है तो लाइन हमने अच्छे से पढ़ी कि नहीं, उसके हमने नंबर वाइज कर दिए कि 1 नंबर 2 नंबर ऐसे पूरे, वो भी पेपर पूरा तैयार कर लिया। सामायिक करने बैठे तो सामायिक में हम कैसे बैठे हैं, अगर बिना हिले डुले बैठे हैं तो 1 नंबर। हम मान लीजिए हमारा चिंतन धर्म ध्यान की ओर हो रहा है तो 1 नंबर। हमारी मान लीजिए किसी प्रकार से हमारे अंदर कहीं आलस आ गया, कहीं नींद आ गई, कहीं झपकी आ गई तो फिर 1 नंबर। ये जो 1-1 नंबर हमने बिल्कुल बांधते गए हर कार्यक्रम के, हर जो हमारे कार्यक्रम हैं उनके हमने नंबर वाइज किए कि जैसा है वैसा हम कर रहे कि नहीं। संविधान हमने अपना स्वयं का तैयार किया। आचार्य भक्ति है तो उस आचार्य भक्ति में हम अपने आप में आए कि नहीं। हम वो जो आचार्य भक्ति होती हैगी उन आचार्य भक्ति को अगर हम हिंदी अर्थ देखेंगे तो 3 जगह नमोस्तु होता है, वहाँ 3 जगह हमने नमोस्तु किया कि नहीं किया उसको देखेंगे हम। आचार्य श्री जी को हम देखते थे वो ऐसे गदगद भाव से हर कार्य को करते हैं, चाहे वो दिग्वंदन हो, चाहे वो देव वंदना हो, चाहे वो आचार्य भक्ति हो, तो उनको देख कर लगता है कि वास्तविकता में ये सच्चा जीवन जी रहे हैं, ये अपने संविधान को पाल रहे हैं और हम अपने संविधान को नहीं पाल रहे हैं। हम बाहर संविधान की बात नहीं करें, हम अपने खुद के संविधान की बात करें, अपने खुद के कायदे कानून की बात करें। वो विषय तो हमने छोड़ दिया और आज विषय हमने आज ये वाला रख दिया कि आज तो आप अपना संविधान बनाओ, अपना विधान बनाओ, तो निश्चित तौर से आपका कल्याण होगा। आचार्य भगवान का संस्मरण आपको रखकर अपनी बात को विराम दूंगा। लेकिन आज कमिटमेंट इतना तो कर दो कम से कम कन्नड़ वालों कि आज जिम्मेदारियाँ लिख के लाओगे, नहीं लाओगे? हाँ या ना में तो जवाब दो। लाओगे? पक्का? बहुत अच्छी बात है। ले आओगे तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ ये जिम्मेदारियां थी। सबको लाना है, पुरुष वर्ग से भी। महावीर जी रात को आओगे तो मैं लिस्ट लूंगा आपसे, ठीक है ना, क्या जिम्मेदारी है आपकी। तो बहुत अच्छी बात है कि आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। बात अपनी चल रही है आचार्य भगवान की दीक्षा महामहोत्सव की, और कल आपके बीच में मैंने बात रखी थी कि एक ऐसा चमत्कार हुआ था कि आचार्य भगवान ने इधर कपड़े उतारे, उधर क्या हो गई थी, घनघोर वर्षा हो गई थी। वो पूरा जो माहौल था वो शीतल और ठंडा बन गया। आज उसी बीच में जब आचार्य भगवान जब की दीक्षा हुई और दीक्षा होते ही जब उनसे कहा गया, आचार्य श्री जी से कहा गया कि कुछ न कुछ आप बोलिए, 2 मिनट तो
3 मिनट का उद्बोधन होना चाहिए। तब सबसे पहले क्या गुरुदेव के उस वक्त शब्द थे, मुनि दीक्षा ली, और मुनि दीक्षा के बाद जैसा गुरुदेव ने बोला वैसे वैसे शब्द आपके बीच में रखता हूँ। प्रथम उद्बोधन पूज्य गुरुदेव का दीक्षा के बाद क्या था, किस प्रकार से उन्होंने उद्बोधन किया। सबसे पहले वो जैसा था वैसा मेरे पास लिखा हुआ है, वैसा आपके सामने 3 लाइन 4 लाइन जो बोली वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जैसे ही दीक्षा हुई और दीक्षा होते ही जैसे ही कपड़े उतरे और पीछे कमंडल मिला, पीछे कमंडल होते ही सबसे पहले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी को गुरुदेव ने नमोस्तु किया। जैसे ही नमोस्तु किया, आचार्य ज्ञान सागर जी तो आचार्य थे, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी ने भी उनको प्रति नमोस्तु किया, क्योंकि उस वक्त जो होते हैं, जो गुरु जब दीक्षा देते हैं, सत्तम गुण स्थान होता है, तो जो गुरु हैं वो भी अपने शिष्य को क्या करते हैं, नमोस्तु करते। वैसे उन्होंने पीछे उठाकर नमोस्तु किया, आशीर्वाद नहीं दिया। प्रथम नमोस्तु आचार्य ज्ञान सागर जी ने भी किया, उधर मुनि विद्यासागर जी ने भी नमोस्तु किया। उस दृश्य को जैसे ही वो पूरी 40-50 हजार जनता ने देखा, जय जयकारा हो गई। इस प्रकार से वो पूरा माहौल गुंजायमान हो गया। और आचार्य भगवान ने सबसे पहले गुरुदेव की जयकारा बोली। आचार्य भगवान विद्या ज्ञान सागर जी महामुनि राज की जय करते हुए प्रारंभ किया, और 2 लाइनें उन्होंने से 3 लाइनें बोली। उन्होंने कहा, मैंने अपने आत्म कल्याण हेतु ये दीक्षा ग्रहण की है। मैंने अपने आत्म कल्याण हेतु ये दीक्षा ग्रहण की है, और गुरु महाराज ने मुझे दीक्षा देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं गुरु को विश्वास दिलाता हूँ। क्या लाइन बोली, मैं, और जब गुरुदेव लाइन बोल रहे थे और पूरी की पूरी जो जनता है सबकी आंख से आंसू आ रहे थे, और गुरुदेव की खुद की भी आंखें क्या थी, नम थी जब उन्होंने ये बोला। ऐसा मतलब मुझे पढ़ने को मिला, और जो बोला वही बिल्कुल एक एक शब्द बोल रहा हूँ, मेरे मुख से, मेरे मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, मैं गुरु महाराज को विश्वास दिलाता हूँ कि भगवान महावीर की वाणी को जैसा आचार्य कुंद महाराज आदि ने बताया, वैसा ही मोक्ष मार्ग स्वीकार करके इस पर निर्दोष रीति से चलूँगा। आपके दिव्य मुनि पद को किसी भी प्रकार से दोष नहीं लगने दूंगा। गुरुवर, आपके दिव्य जो मुनि पद पे, उस पर किसी प्रकार से दोष नहीं लगने दूंगा। जैसी आपकी चर्या है वैसी ही चर्या का पालन हमेशा आखिरी सांस तक करूंगा। आचार्य भगवान हमेशा आखिरी सांस तक करूंगा। और ऐसा बोलकर आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज की जय, इस प्रकार से उन्होंने बोली। और आज भी वो अपने वचन पर कटिबद्ध है, जैसी उनकी चर्या पहले थी अभी भी है, और इस समय वृद्ध अवस्था में भी उनकी वो उत्कृष्ट चर्या है। बस उनके जैसी उत्कृष्ट चर्या हमारी बन जाए। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।